नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। आज होंगी कुछ बातें रंगमंच की दुनिया के बारे में और जाने माने अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी से एक खास मुलाकात। लेकिन पहले हमारी और आपकी सीधी बात। इंसानों की दुनिया में नाटकों का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि खुद इंसानों का। हाँ, इसे निखरने संवरने में भले ही एक लंबा समय अंतराल लगा है। उस काल में जब मनुष्य पेट भरने के लिए शिकार किया करता था, तब भी अपने को एक्सप्रेस करने के लिए वो उन्हीं गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाया करता था। अपनी शिकार की कथाओं को अपने साथियों को सुनाने के लिए दिलचस्प हाव भाव भंगिमाओं का सहारा लिया करता था। अपने मन की बात कहने सुनने के इस सिलसिले ने ही आगे चलकर कलाओं की सूरत अख्तियार की। यूँ तो संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला, लेखन, अभिनय, साज सिंगार सभी कलाओं के ही रूप हैं। लेकिन जब ये सभी कलाएं एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं तो बनती है नाट्य कला यानी रंगमंच की दुनिया। आज जबकि हम अपने इस कार्यक्रम में रंगमंच की दुनिया की बात कर रहे हैं तो शुरुआत हम उस शख्स की याद से करना चाहेंगे जिन्हें भारतीय रंगमंच की दुनिया का पितामह कहा जाता है, यानी रंगमंच की दुनिया की दिग्गज शख्सियत इब्राहिम अलकाजी साहब, जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कहा है। इब्राहिम अलकाजी साहब इतनी विराट शख्सियत थे कि उनके बारे में चाहे जितनी बातें कर ली जाएं, कुछ न कुछ विशेष छूट ही जाएगा। फिर भी संक्षेप में हम कुछ बातें उनके बारे में साझा करना जरूर चाहेंगे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन यानी राडा से प्रशिक्षित होकर लौटने वाले इब्राहिम अलकाजी आधुनिक भारतीय रंगमंच के पहले ऐसे निर्देशक थे जो भारतीय रंगमंच की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति चाहते थे, लेकिन विशुद्ध भारतीय पहचान के साथ। उनके नाटकों में विश्व भी था और लोक जीवन भी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसने एक संस्थान को एक जीवंत विचार बना दिया था। इब्राहिम अलकाजी पहले ऐसे निदेशक थे जो एक अभिनेता को सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उनका विश्वास था कि उसकी आवाज, उसकी खामोशी, उसका अंदाज, चाल ढाल, दिमाग, सोच विचार, शरीर का हर संचालन सर्वांगीण रूप से प्रशिक्षित और परिष्कृत होना चाहिए। वे कहते थे कि कोई भी संस्थान हमेशा जीवित नहीं रहता, लेकिन जब तक जीवित रहता है राष्ट्र की सोच को आकार देता है। अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को तराशने वाले शिक्षक इब्राहिम अलकाजी अपने आप में कंप्लीट स्कूल थे। उन्हें बस हम इतना ही कहकर याद कर रहे हैं कि जमानों बाद जमाने से कोई ऐसा गुजरता है जिसे जमाने तक जमाना ठहर कर याद करता है। बहरहाल, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसके दूसरे भाग में आज रंगमंच की दुनिया के बारे में बात करेंगे अभिनय की दुनिया के ही एक जाने माने नाम राजेंद्र गुप्ता जी से, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। धन्यवाद। आपके साथ बातचीत की शुरुआत में मैं सबसे पहले इब्राहिम अलकाजी साहब को याद करना चाहूँगी। आपने उनके साथ जो वक्त बिताया है उसकी बदौलत आपके पास उनसे जुड़ी यादों का पूरा एक खजाना है। हम चाहेंगे कि उस खजाने में से कुछ यादें आप हमारे साथ भी साझा करें। अलकाजी साहब के बारे में क्या बोलूं, वो तो मेरे लिए एक आसमान की तरह है। आसमान के बारे में आदमी क्या बोलेगा। हमारी पहली मुलाकात या पहला उनके साथ इंटरेक्शन इंटरेक्शन क्या मतलब, हमने उनको सुना जब एनएसडी ज्वाइन किया तो एक इंट्रोडक्टरी एक भाषण लेक्चर होता है डायरेक्टर की तरफ से नए स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तरह से वो सम्मोहित करने वाला भाषण था। वो पहली मीटिंग में ही एक आदमी को हम सुन रहे थे और पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि 100% हम उनके साथ
जुड़ गए थे। उसके बाद जब जब भी उनकी क्लास होती थी तो हमेशा वही आलम रहता था और शायद निरंतर वो बढ़ता रहता था। पता नहीं क्या सम्मोहन शक्ति थी, कोई जादू नहीं था, मगर उनकी उनके काम में, उनकी बात में, उनकी उनके अंदाज में वो जादू था। जो भी बात वो कहते थे और जिस तरह से वो कहते थे, जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल करते थे, सम डायलॉग डिलीवरी का इस्तेमाल करते थे, अपनी बात को जिस तरह से संप्रेषित करते थे वो हम लोग तक, वो सब कुछ सम्मोहन करने वाला होता था। और इतना साफ और प्रिसाइज उनका बात करने का अंदाज था कि वो पूरा ज्यों का त्यों आपके अंदर उतर जाता था। आप जैसे पूरी तरह उनके साथ बहने लगते थे। वो ड्रामा पढ़ाते थे, लिटरेचर पढ़ाते थे, वेस्टर्न ड्रामा पढ़ाते थे। तो जिस तरह से वो माहौल पढ़ाते पढ़ाते उस नाटक का क्रिएट करते थे, उन कैरेक्टर्स को क्रिएट करते थे, उनकी भाषा, उनके बोलने का अंदाज या उस सिचुएशन को किस तरह से वो क्रिएट करते थे, पढ़ते हुए, डायलॉग बोलते हुए, वो सब कुछ एक जादू था। फिर जब वो डायरेक्ट करते थे नाटकों को, हमारे निर्देशन करते थे, जिस तरह से सीन को समझाते थे, कैरेक्टर्स के बारे में समझाते थे, कैरेक्टर्स के आपस की रिलेशनशिप के बारे में, उनके छोटे छोटे न्यूआंसेस के बारे में, वो सब कुछ सम्मोहन करने वाला होता था। मतलब अभी मैं याद करूं तो हर आदमी का शायद अपना अपना अंदाज होता है। मेरे लिए पूरा स्कूल, पूरे स्कूल के बाकी सारे टीचर्स एक तरफ, एक अकेले अलकाजी एक तरफ, और वही थे। मुझे लगता है जो कुछ भी मैंने तो कम से कम वहां सीखा, वो 95% अलकाजी साहब से सीखा, बाकी सबसे शायद 5% सीखा। वो मेरी अपनी कुव्वत थी कि मैं सीख नहीं पा रहा था उन बाकियों से, या उनका अलकाजी साहब का ये जादू था। क्या बोलूं मैं, क्या क्या नहीं बोलूं अलकाजी साहब। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इब्राहिम अलकाजी साहब के दौर में भी जुड़े रहे, उनके साथ जुड़े रहे, और उनके निदेशक पद पर न रहने के बाद भी कहानी पाठ और दूसरे जरियों से जुड़े रहे थे। तो एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूँगी इस बात पर कि इब्राहिम अलकाजी साहब बतौर निर्देशक एनएसडी और उनके बाद कंपैरिजन करना कोई मायने रखता नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो जो एक माहौल अलकाजी साहब के समय था, जिस तरह का काम के प्रति डिसिप्लिन पूरे माहौल में दिखता था, वो डिसिप्लिन वो मुझे कभी बाद में नजर नहीं आया। उनकी पर्सनैलिटी का ये प्रभाव था, और वो खुद अपने काम से, अपने अंदाज से, अपने पूरे क्रिया कर्म से वो इतने डिसिप्लिन थे और इतना ज्यादा काम करते थे कि हर आदमी अपनी टोज पे रहता था हर वक्त। जो भी उसकी उसके काम है उस समय, उसकी ड्यूटीज हैं, उन सब के प्रति हमेशा हर आदमी अपनी टोज पे रहता था। एक हल्का सा डर सा भी रहता था, अभी वो कुछ डांट दे, और उनका डांटना डांटना नहीं होता, वो टू दी पॉइंट आपको बोलते थे, जो आपको खुद ही लगता था आप शर्मिंदा होते थे। तो इसलिए उस डर के साथ एक एक अजीब सा आदर भाव जितना उनके प्रति मैंने देखा, मुझे
नहीं मालूम बाकी के साथ भी कैसा। बाकी उसके बाद के माहौल एक हल्की सी कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से देखें तो एक कैजुअलनेस थी, जैसे थोड़ा थोड़ा सरकारी पन भी माहौल में दिखने लगा था। सरकारी काम ऑफिस में कोई डिसिप्लिन कितना होता है हम सब जानते हैं, कितना काम करते हैं सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी। कुछ करते हैं 2% 5% लोग, बाकी सब टाइम पास। तो कुछ 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 वो जो सरकारी दफ्तरों जैसा कुछ कुछ माहौल उस तरह का भी वहां रिसने लगा था धीरे धीरे के बाद, जो लगातार बढ़ता ही गया। फिर भी जो बीज, जो नींव अलकाजी साहब ने जिस तरह से जितने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन और एक वो जो क्या कहना चाहिए प्रेरित होकर जो काम करने की नींव उन्होंने डाली थी, वो फिर भी कहीं ना कहीं उनके उसकी प्रेजेंस उस पूरे माहौल में थी, जो चलाए रख रही थी, आज भी चलाए रख रही है। और वही उसे आज भी एक बहुत ही स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाता है। सारी कमियों के बावजूद जो उनके जाने के बाद हुई, उसे फिर भी बहुत बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी जितने संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, ट्रेनिंग स्कूल हैं, उन सबसे अलग रखता है और अलग उसकी पहचान है। शायद दुनिया के अच्छे ड्रामा स्कूल में से एक ड्रामा स्कूल वो आज भी है। बेशक। इसीलिए कार्यक्रम में अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर राजेंद्र गुप्ता जी के सफर पर। 1972 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपने अभिनय की राह तय करने वाले राजेंद्र गुप्ता जी ने अभिनय के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो रंगमंच हो, टेलीविजन हो या फिर फिल्में। इनके काम की विविधता और संख्या का ये आलम है कि ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इनके निभाए जाने कितने ही किरदार हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस गए हैं, चाहे वो 90 के दशक के टीवी सीरियल चंद्रकांता का पात्र पंडित जगन्नाथ हो या फिर हाल फिलहाल दिखाए जा रहे सीरियल चिड़ियाघर के बाबूजी। फिल्म सलीम लंगड़े पर मत रो का किरदार असलम हो, लगान का मुखिया हो, तनु वेड्स मनु के बाबूजी हो या फिर थिएटर में इनके जिए गए किरदार, इनका हर रंग है जुदा जुदा। अभिनय के अलावा राजेंद्र गुप्ता जी निर्देशन पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। चलिए इनसे इन्हीं के बारे में कुछ और भी बातें जानने के लिए जुड़ते हैं सीधे राजेंद्र गुप्ता जी से दोबारा। राजेंद्र जी, वापस लौटती हूँ मैं अपने इस सवाल की तरफ। आपके काम में जो क्वालिटी और क्वांटिटी थी, उसका तो पड़ाव ये था कि आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक में अपना नाम दर्ज कराया है, लेकिन आपके भीतर का अभिनेता इसे किस तरह से देखता है? किस तरह से लेगा, ये तो देखिए, आप तो अपना काम कर रहे हैं जैसा संभव है, विद इन दी गिवन हालात के अंदर जैसा संभव है उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की अपनी कुव्वत के मुताबिक हम काम करते हैं, करते रहते हैं। अब वो कहीं किसी एक मोड़ पर वो अगर लिम्का बुक में उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया तो मतलब क्या लो, एक थोड़ी सी अच्छा सा सुखद सा मीठा सा वो लगता है कि अच्छा, अच्छी बात है, बस। और क्या, और कैसे लेंगे, राजेंद्र जी, कोई भी आपने कैसे लेगा। जी मैं समझती हूँ आपके अंदर जो एक संतुष्टि का भाव कभी ना रहने वाला है, जिसे आप अक्सर जाहिर करते हैं बतौर अभिनेता। आपने बहुत सारे माध्यमों में अभिनय किया, चाहे वो रंगमंच हो, फिल्म हो, टीवी हो, या फिर मतलब दूसरे जो भी माध्यम रहे हों। लेकिन मैं यहाँ पर ख़ासतौर से जिक्र करना चाहूँगी सलीम लंगड़े पर मत रो में आपके किरदार असलम का। असलम दरअसल अपने आप में एक ऐसा किरदार है जो एक उम्मीद का नाम है, एक समय के बदलाव का नाम है। आपका वो किरदार इतना प्रासंगिक है कि कभी पुराना ही नहीं पड़ता। तो आप अपने उस किरदार को आज कहाँ खड़ा देखते हैं, अगर वो किरदार आज के समय में होता तो? मुझे लगता है वो फिल्म आज से तकरीबन 30 साल पहले बनी थी, वो तकरीबन, है ना जी। वो आज की फिल्म भी हो सकती है, अगर ये कोई उसको ना बताया जाए कि वो 30 साल पहले बनी थी तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। हालात वहीं के वहीं हैं, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। खासकर
सईद अख्तर साहब ने उसमें मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को और मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ा हुआ जो अंडरवर्ल्ड का एक तमगा, एक पट्टी उनके ऊपर लगी हुई है, उस सब को टोटल में समझने की, अपने ढंग से समझाने और दिखाने की और जिस कुरेदने की कोशिश उन्होंने की थी, वो बहुत कुछ समझ में आ रही थी बात जो वो कह रहे थे। और वो आज भी, मगर विडंबना यह है कि हिंदुस्तान जहां था वही है, जो कमियां थी वो बढ़ती जा रही हैं, खूबियां जो थी वो हमारी समझ और अनुभव और दृष्टि के मुताबिक वो खूबियां भी घटती जा रही हैं, कमियां और गलतियां और गलत चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो सलीम लंगड़े पे मतरो आज भी उतनी ही वैलिड है, उतना ही मौजू है, उतनी रेलिवेंट है, उतना ही आपको आज भी मुझे लगता है झकझोरती है जितना तब। और जब मैंने उसमें काम किया था, एक इम्पोर्टेंट कैमियो था, छोटा रोल था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, खासकर पूरी पूरी फिल्म के सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में अगर हम उसको देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। और शायद वो कैरेक्टर सईद मिर्जा साहब का स्पोक्स पर्सन था। सईद मिर्जा जो कहना चाहते थे अपनी बात फिल्म के माध्यम से, वो उन्होंने उस कैरेक्टर के माध्यम से की थी। और मुझे याद है जब मैंने उस फिल्म को तब उन दिनों देखा था पहली बार थिएटर में, तो आई पूरा टोटल में देखकर असल अलग एक, आप दर्शक के रूप में जब देखते हैं अलग अनुभव होता है, जब काम कर रहे होते हैं वो एक अलग, आपका पूरा अलग अप्रोच, मानसिकता अलग रहती है। तो तब भी मुझे लगा था आई फेल्ट प्राउड ऑफ टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और आज भी जब मैं उस सीन्स को देखता हूं तो तकरीबन वैसी ही फीलिंग आज भी आती है। वो मैं उसको अपने इस अभिनय यात्रा की एक इम्पोर्टेंट और जिसको लेकर अच्छा महसूस होता है ऐसी फिल्म मानता हूँ। वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय को थाम लेने की कुव्वत रखती हैं, जिनमें से आपका ये एक रोल भी रहा। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रीय सिनेमा में भी आपने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और हाल ही में आप हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी का भी हिस्सा रहे हैं। तो दादा लक्ष्मी फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि ये हरियाणवी सिनेमा में बहुत कई अर्थों में खास है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी रोशनी आप इस फिल्म पर भी डालें। नहीं, इम्पोर्टेंट फिल्म तो बहुत है। सबसे पहले तो ये कि वो एक उस ऐसे किरदार पर बनी है जिसको एक जमाने में या कुछ हलकों में आज भी शेक्सपियर ऑफ हरियाणवी कल्चर कहा जाता है। वहाँ का जो एक लोकल स्थानीय फॉर्म है नाटक, लोकरंग, वो सांग कहलाता है, रागिनी जी। तो वो रागिनी गाते थे, लिखते थे, परफॉर्म भी करते थे। और उनके सब्जेक्ट जिस पर वो गाने अपने लिखते थे रागिनी और उसको परफॉर्म करते थे, वो बड़े फिलोसॉफिकल और पूरे समाज को और देश को, काल को, हालात को, सामाजिक और राजनीतिक सारी समस्याओं को साथ लेकर उनको अपने उसमें वो पिरोते थे और बड़ा प्रभावशाली होता था वो। हमने तो कभी देखी नहीं रागिनी, लेकिन इस फिल्म के दौरान ये सब चीजें मुझे जानने को और देखने को मिली। और जिस तरह से यशपाल शर्मा पूरी तरह से डूब कर उस फिल्म को उन्होंने बनाया, डायरेक्ट किया, एक्ट किया, लिखा,
हर तरह से हर और पूरा जो संजोया पूरी टीम को, जिस तरह से सारे अभावों के बावजूद, तो लगता है एक बहुत बढ़िया, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जिसको के जिसकी तारीफ करनी चाहिए, कैसी कोशिश है ये। और जी। हम सब दुआ करते हैं कि वो फिल्म उतने ही जितनी मेहनत और जितनी ईमानदारी और सच्ची कोशिश उसमें की गई है, उस तरह से उसका फल भी मिले यशपाल जी को, और जी। पूरे हरियाणा जो हमारा कल्चर है, हमारा हरियाणवी सिनेमा है, उसको भी एक बूस्ट मिले। वरना होता क्या है, ज्यादातर जो सिनेमा होता है रीजनल, ज्यादातर वो एक तरह से हिंदी फिल्मों की ही एक फूहड़ कॉपी होती है, एकदम फूहड़ कमर्शियल कॉपी होती है। और वो भी पूरी तरह कर नहीं पाते, इसलिए फूहड़ होती है वो, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता, उतना बजट नहीं होता, मगर फिर भी कोशिश वही रहती है। यहाँ एक अलग सी कोशिश है कि ईमानदार, एक अच्छी सच्चाई, और जिसका सार्थक है, जो जो अपने थीम को लेकर, अपने कहने के अंदाज को लेकर, स्टोरी टेलिंग को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर, उसके म्यूजिक, उसमें जो कल्चरल वो एक पूरा दिखाया गया है, उस सबको लेकर एक बड़ी बहुत ही सशक्त ईमानदार फिल्म की कोशिश है। इसलिए एक ये अपने आप में एक एक रिप्रेजेंटेटिव भी वक्त के साथ, अगर उसको ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलता है, तो वक्त के साथ एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव कल्चरल प्रोडक्ट होगी हमारे हरियाणवी सिनेमा। आपकी एक और कोशिश आजकल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, कहानियों के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए। आपकी बहुत सारी कविताएं जिसे आपने स्वरबद्ध किया है, बहुत सराही जा रही हैं, बहुत पसंद की जा रही हैं। तो इस तरह से आपके अंदर का एक जिम्मेदार शहरी, एक संवेदनशील कलाकार क्या रास्ता पाता है? ये आपके कविता प्रेम के पीछे क्या है? कोई खास बात नहीं है। देखिए, जैसे ही वो हमने अभी चौपाल की बात कर रहे थे, जी। तो चौपाल में ये सब चीजें होती हैं। मैं चूंकि एक अभिनेता हूँ, और अभिनय कला को अकेले उसका प्रदर्शन करना कंपैरेटिवली उतना आसान नहीं होता है। कई लोग, मेरे लिए उतना आसान नहीं होता वो अकेले अभिनय को स्टेज पर करना। तो हम मैं क्या करता था, मैं अक्सर चौपाल में कहानी या कविता पाठ करता था। वो कहीं ना कहीं मेरे अपने अभिनय कर्म से ही जुड़ी हुई चीज है। जी। वहां भी हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, किसी के लिखे हुए डायलॉग होते हैं, और साथ में को एक्टर्स होते हैं। हम उनके साथ मिलकर उसको, उस पर्टिकुलर सीन को या नाटक को तैयार करते हैं, जीवंत करते हैं। ऐसा लगता है कि जीवंत कुछ घटना चल रही है। तो उसी का एक छोटा सा दूसरा रूप है कि मैं कहानी पाठ या कविता पाठ वहां पर चौपाल में किया करता था। लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा कि मेरे लिए तो ये एक एज एन एक्टर रियाज भी है, क्योंकि आप जितना लिटरेचर से जुड़ते हैं, मुझे लगता है उतना ही ज्यादा एक तरह की संवेदनशीलता को, आप अपने अंदर की संवेदनशीलता को भी आप मांझ रहे होते हैं इनडायरेक्ट। वरना जो प्रैक्टिकलिटीज हैं जीवन की, वो लगातार आपकी संवेदनशीलता पर कुठाराघात करती हैं, या उसके ऊपर और कुछ नहीं तो धूल तो लगातार पड़ती रहती है। अ, आप इतनी सच्चाइयों से जिस तरह से उलझ जाते हैं, उसको सच्चाई से कहकर ज्यादा हमारी जो अपने आसपास हम देखते हैं, जो अंधाधुंध दौड़ है हर आदमी, कुछ नाम, कुछ पैसा, जो जरूरतें हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले जो हवस है इंसान की, हमारी सबकी, उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। और वो आसपास का समाज भी हमें ये सिखाता है या सिखाया है अब तक कि शायद उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ वही है। तो ऐसे माहौल में होगा क्या?
कि आपके अंदर की वो पूरी की पूरी संवेदना है, वो तो कहीं धीरे-धीरे संदूक में सबसे नीचे चली जाती है। मगर जब हम लिटरेचर से जुड़ते हैं, कविता से, कहानी से जुड़ते हैं, मुझे लगता है उनको एक तरह से काफ़ी साफ-सफाई सी होती है। जी। तो मैं धीरे-धीरे मैंने ये पाया कि ये करते-करते मैं और ज़्यादा लिटरेचर से जुड़ने लगा हूँ और मुझे उसमें बहुत आंतरिक सुख मिलने लगा है। इसलिए मैं फिर और ज़्यादा वो और फिर पाया कविता से भी ज़्यादा कहानी से भी ज़्यादा, नाटक से भी ज़्यादा, कविता में मैंने पाया कि कविता बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात करती है, बहुत संवेदनशील तरीके से करती है और डायरेक्टली सीधे आपके दिल को छूती है और अगर आपको छू रही है और आप ईमानदारी से एज एन एक्टर उसको आपको पब्लिकली उसका पाठ भी करते हैं तो ऑडियंस को भी सुनने वाले देखने वालों को भी उतनी ही ज्यादा छुएगी और छुएगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो उसकी दबी हुई संवेदनशीलता है उसको उसका अपना रंग वो दिखाएगी और मैं देख रहा हूँ ये मुझे अच्छा भी लग रहा है कि करते करते मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था कविता से कहानी से लिटरेचर से भाई जो लोग पढ़ने कुछ एक छोटा सा समुदाय है जो पढ़ने लिखने की और की करता है लेकिन बाकी लोग फिल्मों से तो पूरी दुनिया जुड़ जाती है लेकिन इन सब चीजों से नहीं जुड़ती मगर मैं देख रहा हूँ कि इस बीच वो लोग जो बिल्कुल आम दूसरी जिंदगी से जुड़े हुए लोग हैं और जिनको ये मालूम तक नहीं है और कभी कोशिश भी नहीं हुई ना कभी मौका मिला उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और नए नए दर्शक और नए नए पाठक और नए नए श्रोता लिटरेचर कविता और कहानी से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, एक कलाकार इतना संवेदनशील व्यक्ति होता है कि उस पर समाज का हर उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा अपना असर छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। तो एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते आप इस समाज और समय के प्रति क्या जवाबदेही महसूस कर रहे हैं? बस जो मैं अपना काम कर रहा हूँ जिम्मेदारी से वो करता जाऊं ईमानदारी से करता जाऊं और जितने ज्यादा लोगों तक कोशिश करूं पहुंच सकूं पहुंचता रहूं और मैं कर रहा हूं और चाहता हूं कि हमेशा करता रहूं जितना कर रहा हूं उससे भी हो सके तो और ज्यादा करूं उनसे बस। सिनेमा में दाखिल होने के एक पायदान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग बाकायदा रंगमंच से जुड़े हुए भी हैं, उनमें भी गंभीर रंगमंच की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि बस जल्दी से रंगमंच करो और फिर सिनेमा में दाखिल हो जाओ। तो ये जो बढ़ता रुझान है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगी। ये रुझान नहीं है ये हमेशा से ऐसे था हमें समझना चाहिए पूरी तरह है क्या जी। रंगमंच क्या है। हम बहुत थियरिटिकल हो जाते हैं चीजों को देखने में हमारी नजर बड़ी थियरिटिकल हो जाती है बिना चीजों को समझे इस तरह के इसलिए इस तरह के डायलॉग आते हैं। आप ये बताइए आपने कौन सा थिएटर को जानती थी आप कि वो मतलब अपने आप में ही कंप्लीट था और उसके बाद उस थिएटर को करते हुए या देखते हुए आपको सिनेमा में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप ढूंढेंगे कुरेदेंगे इस सवाल को तो जवाब नहीं मिलेगा। हम हिंदी बेल्ट की अगर बात करें ये मैं अपनी समझ के मुताबिक जो छोटी मोटी मेरी समझ है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स मुझसे मुख्तलिफ राय रख सकते हैं लेकिन मैं बहुत शिद्दत के साथ ये महसूस करता हूँ ये सब थियरिटिकल है किताबी बातें हैं जो हमारा सवाल है। थिएटर थिएटर करने वाला आदमी फिल्म की ओर जाएगा ही क्यों नहीं जाएगा वो थिएटर है कहाँ। आप बंबई में हिंदी थिएटर के 10 ग्रुप होंगे 20 ग्रुप होंगे छोटे छोटे कितने शोज करते हैं वो कितनी उनकी टिकट होती है आप कितनी बार देखने जाती हैं मैं कितनी बार देखने जाता हूं और कितने लोग कितने नाटक को कितनी बार देखते हैं और सबके बावजूद आज तक टोटल कोई भी नाटक कितने हजार या मैक्सिमम 1 आध लाख दर्शक से क्या ऊपर कभी पहुंचा है और क्या पिछले 50 साल में आप जानती हैं अपने आसपास की दुनिया में कितने लोगों ने कितने निर्देशकों ने कितने निर्माताओं ने या कितने एक्टरों ने हिंदी थिएटर में से अपनी जीविका कमाई है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बड़ा सवाल है। कमाई ही नहीं तो वो क्यों नहीं जाएगा वहां। ये रुझान नहीं ये मजबूरी है उसकी क्योंकि थिएटर
थिएटर लैब के अंदर इंस्टीट्यूशंस में तो दिखता है, या कभी कभार जैसे अभी मैंने कहा दूसरे शहरों में तो इतना भी नहीं दिखता जितना बंबई में थोड़ा बहुत दिखता है, जहां बाकायदा नाटक हो और लोग दर्शक जाएं और टिकट खरीदें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे पास देकर भी आप उनको 10 बार मिन्नत करके भी बुलाने जाएं तो शायद ही कभी आते हैं। तो क्या करेंगे वो तो जाएंगे ही ना फिल्म की तरफ। और बल्कि और इसको उल्टा मैं देखता हूं, नाटक का शौक कहां से पैदा होता है? नाटक कितने लोगों को देखने को बचपन में मिलते हैं कि उसके अंदर नाटक का शौक पैदा हो जाएगा? कितने परसेंटेज लोग हैं वो जिनको वाकई खूब नाटक देखने को मिले हैं अपने बचपन में, छुटपन में, जहां से उसको वो कीड़ा, वो रोग लग गया नाटक का। वो रोग लगा है आपको फिल्मों से। फिल्मी एक्टर्स को देख देख कर आपके अंदर वो भावना, वो इच्छा, वो सारी शौक पैदा होते हैं जो बड़े स्वाभाविक है। अब उस शौक को, वो जो आपके अंदर पैदा हो गया और आपके अंदर का कुछ कह रहा है कि नहीं मुझे तो इसमें बहुत मजा आता है और ये यही मेरे को करना है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे आप अपने आसपास जो खेल खेल में नाटक करते हैं लोग, उनके साथ नाटक करेंगे और क्या करेंगे? और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, नया बड़ा मैदान मिलता है, तो आप और नाटक से जुड़ने लगते हैं। मगर फिर वही जो उसकी जड़ है, जो जहां से वो एनर्जी प्राप्त करता था, वो तो सिनेमा ही था। जी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो चॉइसेस हो रहने के बाद, चॉइस जिनके पास है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं, जो इनके पास चॉइस है और फिर भी वो सिनेमा छोड़ के, टेलीविजन छोड़ के सिर्फ नाटक कर रहे हैं, होंगे, हैं, मैं भी जानता हूं। मगर जरा गिनने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी लोगों को आप जानते हो उनमें से वो कितने हैं। तो हमें अपने हालात, अपने समाज, अपने देश की जो रियलिटीज हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और इस तरह की किताबी देखिए, जहाँ तक बातों को देश भी और सुनना। समाज की बात आई है राजेंद्र जी, वहाँ पर किसी भी कला को बचाने का जिम्मा सिर्फ उससे जुड़े कलाकारों का नहीं होता। वो कलाएं जिस पर हम गर्व करते हैं, वो बचाने की जिम्मेदारी समाज की भी होती है, सरकार की भी होती है, व्यवस्था की भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस रूप में हम फेल हैं? मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कम समझता हूँ, इस प्रश्न को इस संदर्भ में मेरी समझ में नहीं आता, मुझे इतनी स्टडी नहीं है। आ, यही पढ़ने और देखने को काफी मिलता है कि बहुत सारे मुल्कों में, नाटक की बात करें अगर हम, जी। तो संरक्षण जो है वो आ, सरकार का संरक्षण रहता है, इसलिए वो पनप रहा है। मगर आपको नहीं लगता सरकार के संरक्षण में कोई भी चीज अगर पनपेगी और पनप, अभी अभी हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें, सरकार ने ही तो चलाया हुआ है। सरकार के संरक्षण में ही तो इतना काम हो रहा है, इतने इतने नए कलाकार, रंगकर्मी, जिनमें सब तरह के हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, वो सब निकल के आ रहे हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, ये सब सरकार ही तो चला रही है। अब सरकार आपको काम भी दे, ये थोड़ी सी, मुझे लगता है थोड़ी सी इनको प्रैक्टिकल लेवल पर भी शायद देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि जो जिन मुल्कों में अगर ये हो रहा है तो वो कितना, मैं जानता नहीं डिटेल्स, वो कितना उनके संरक्षण में, कितना उनको पालते हैं वो जितने भी, और कितने लोगों को। हमारे यहाँ भी रेपर्टरीज हैं जहाँ कलाकारों को भर्ती किया जाता है, जो नाटक की रेपर्टरीज है, जहाँ काफी हद तक बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन कितने, कब तक, कहाँ तक, कितने, इतने बड़े मुल्क में कितना, ग्रांट भी बहुत सारी मिलती है। वो तो अल्टीमेटली अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी विधा को जिंदा रहना होता है तो उसे अपने ही बूते पर, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो एक बिल्कुल कॉमन सेंस मेरी जो बोलती है, उसको अपने ही बूते पर खड़ा होना होगा। कम से कम इतना तो जरूर कि वो आराम से एक मिडिल क्लास इज्जत की जिंदगी खुद जी सके और अपने परिवार को भी वो जिंदगी दे सके। जी।
क्योंकि सरकार की अभी मान लीजिए हर साल हजारों बच्चे रंगकर्म में आना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेकर भी आते हैं और आ रहे हैं। उन सबको कब तक, कहां तक सरकार देती रहेगी? क्या संभव है? ऐसा कोई तरीका होता है क्या? मुझे नहीं मालूम। मैं जानना चाहता हूं जो लोग सरकार के संरक्षण की हमेशा बात करते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सरकार बड़ी जिम्मेदारियां हमारे यहाँ निभाती है, बिल्कुल नहीं। आम आदमी की हालत देखिए क्या है। मगर जिस मुल्क के अंदर पूरा समाज, पूरा जहां करोड़ों लोग, 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हों, वहां हम आर्ट्स के संरक्षण की तवक्को करें, उम्मीद करें, जहां मतलब मुझे तो सब बड़ा केओटिक सा, क्या मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत समझदार नहीं हूं इस तरह के सवाल के सही जवाब देने के लिए। स्कॉलर्स दे सकते हैं, मेरी दृष्टि तो बड़ी एक आम आदमी की कॉमन सेंस वाली समझ है मेरी। पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा। आपने अपनी एक बातचीत के दौरान कहा था कि ये वो मंजिल नहीं जिसकी आरजू लेके चले थे हम। तो आपके भीतर का जो कलात्मक यायावर है वो आज अपने को कहाँ पाता है और अपने इस सफर को किस तरह से देखता है? सफर तो सफर होता है, उसके अंदर सफरिंग भी होती है और खुशी भी होती है, बड़ा मजा भी आता है। कभी कभी जब हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो आप खिड़की से बाहर देखते हुए एक एक अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं, सपनों की दुनिया में। लगातार बदलते हुए दृश्यों को देख रहे होते हैं, उनकी ऐसा लगता है हम भी उसके साथ ही हैं और हम भी चल रहे हैं रफ्तार के साथ। कभी कभी दिक्कत होती है कि यार बाथरूम जाना है, वो तो गंदा है, कोई साफ करने ही नहीं आया, है ना जी। अच्छा खाने को नहीं मिला, और इन्होंने, अच्छा ये हमने तो इनसे कहा था कि भैया बिस्तर कितना गंदा दिया है इन्होंने रात को सोने के लिए। तो सफर में धूप तो होगी। निदा फाजली की लाइन है जी। जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। बेशक सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र बिना किसी सफ़र के जारी रहे और हम ऐसे ही आपको बहुत ख़ास, बहुत अनमोल रोल निभाते हुए देखते रहें, काम करते हुए देखते रहें। हिंदी की बिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।